सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस पल में जो कुछ अध्ययन किया जाए वो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी हो। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा आज सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा वह भौतिक कारण जिससे हमें ठंडक एवं गर्मी का अनुभव होता है। ऊष्मा क्या है, सबसे पहले यही समझना है। ऊष्मा वह भौतिक कारण है जिससे हमें ठंडक एवं गर्मी का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल में मापते हैं। तो तीन बातें हमने ऊष्मा के संदर्भ में समझी। ऊष्मा एक भौतिक कारण है जिससे हमें ठंडक एवं गर्मी का अनुभव होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसका मात्रक, तीसरा क्या है? जिसका मात्रक क्या है? कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल, यानी इनको इन तीनों में नापते हैं, किलो कैलोरी में या जूल में। और अगला पॉइंट, ऊष्मा यानी ऊष्मीय प्रसार। अगला पॉइंट हमें समझना है ऊष्मीय प्रसार। ये क्या होता है? प्रसार का मतलब तो फैलना हो गया और ऊष्मीय का मतलब हो गया ऊष्मा से, ठीक। तो ऊष्मीय प्रसार, और इसमें क्या है? गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना, गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार क्या है? गर्म होकर वस्तुओं के फैलने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, क्योंकि गर्म होगा तो ठोस, द्रव या गैस, इन सभी में प्रसार होगा यानी फैलाव होगा, तो इसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रसार। अब इसके आगे ऊष्मीय प्रसार ठोसों में सबसे कम तथा गैसों में सबसे अधिक, यानी ऊष्मीय प्रसार ठोस में तो कम होता है और गैसों में सबसे अधिक होता है और द्रवों में ठोसों से अधिक और गैस से कम।
ये द्रवों में होता है प्रसार। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों का प्रसार 3 प्रकार का होता है। यानी अभी हम ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहे हैं। ऊष्मीय प्रसार में अब देख रहे हैं हम ठोस। पहले समझा हमने ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, फिर समझा ऊष्मा किससे नापते हैं, तो कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार क्या है, ऊष्मा से ठोस, द्रव और गैस, इन सभी में प्रसार होता है, फैलाव होता है। ठीक है। अब ठोसों में कम और गैसों में सबसे अधिक होता है। ठोसों से अधिक और द्रवों और गैस से कम, ये द्रवों में होता है। फिर हमारा पॉइंट आया कि ठोसों का प्रसार 3 प्रकार का होता है। अब वो पहला क्या हुआ, पहला होता है रेखीय प्रसार। लोहे का तार तो लोहे का तार गर्म करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। रेखीय प्रसार का मतलब, अगर लोहे का तार है और उसको गर्म किया जाए तो उसके लंबाई में वृद्धि होती है। वह वृद्धि, मान लीजिए हमने यह वृद्धि डेल्टा एल और तार की प्रारंभिक लंबाई एल तथा ताप में वृद्धि डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती एल इंटू डेल्टा टी। अब इस लाइन को हमें समझना है। मान लो प्रारंभिक तार की कोई लंबाई रही हो जिसको हमने मान लिया एल, और जब ताप में वृद्धि की तो उसकी लंबाई हो गई कितनी, डेल्टा एल। ठीक है। और ताप में वृद्धि को हमने माना डेल्टा टी। तो जो वृद्धि हुई है तार में वो अनुक्रमानुपाती है किसके, उसकी लंबाई और ताप में जो वृद्धि हुई है उसके गुणनफल के। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी, यानी ये जो है अल्फा, ये नियतांक है। ये क्या हो गया, नियतांक। तो अब हमको जब ये नियतांक मिला, इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। इस नियतांक को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यानी अल्फा की जब वैल्यू निकालेंगे तो सूत्र कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल ये लंबाई में वृद्धि है, ये ताप में वृद्धि है, ये प्रारंभिक लंबाई है। अब यहीं पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु की क्षण की लंबाई
धातु की छड़ की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50.15 50.15 सेंटीमीटर होती है। छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु के छड़ की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50.15 सेंटीमीटर होती है। तो छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, अब अल्फा इज इक्वल टू, अब लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 50.15 माइनस ये 50 हो गया, और प्रारंभिक लंबाई थी 50, और डेल्टा टी जो हमारा डेल्टा टी है वो कितना हुआ 90 डिग्री से -15, क्योंकि प्रारंभ में कितना था हमारा 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 75, यहाँ 75 रख दीजिए। ऊपर हो गया 0.15 अपॉन 50 इंटू 75, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 15 तिया 75, 1 बटे कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और यहाँ कितने जीरो हो गए 3 जीरो हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक गलती ये हो रही है, यहाँ आया 0.15, यहाँ 50 गुणा 75, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 15 पंजे 75, तो 1 बटे 50 गुणा 5 गुणा 100 ये रहा। अब इसको यहाँ देख लीजिए, 1 बटे कितना होगा 55 25, और 3 ये जीरो हो गए, 1 2 3। अब क्या करेंगे हम 1 बटे 25 लिखेंगे, गुणा 10 पे घात -3 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे 100 का गुणा कर ले रहे हैं, ऊपर भी 100 का गुणा कर ले रहे हैं, 25 चौका 100, तो 4 गुणा 10 पे घात -5 हो गया, क्या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो 2 जीरो थे ये जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक निकला। ठीक है भाई, अगर ऐसा कोई सवाल बनता है तो आप इस सूत्र से यानी इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये तो रही बात भाई रेखीय प्रसार गुणांक की। अब अगला ठोस का आयतन प्रसार। अब ठोस का आयतन प्रसार यानी अभी हमने देखा रेखीय प्रसार, अब क्या देख रहे हैं आयतन प्रसार। तो चूंकि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब आयतन में वृद्धि होती है। ठोस को गर्म करने पर उसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है। सभी दिशाओं का मतलब यही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई प्रसार होता है। इस प्रकार ठोस का आयतन बढ़ता है, इसे आयतन प्रसार कहते हैं।
ठीक है भाई। ठोस को गर्म करने पर उसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है। इस प्रकार ठोस का आयतन बढ़ता है और इसे आयतन प्रसार कहते हैं। अब आयतन प्रसार गुणांक, जिस प्रकार से अभी रेखीय प्रसार गुणांक निकाला वैसे ही ये आयतन प्रसार, जिसको गामा से प्रदर्शित किया है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, यानी ये तो होगी वृद्धि किसमें, आयतन में, और v क्या है, प्रारंभिक आयतन, और डेल्टा टी क्या है, ताप वृद्धि। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी पर एक प्रश्न भी देखते हैं और मात्रक इसका भी वही रहेगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। जो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक वही मात्रक इसका रहेगा आयतन प्रसार गुणांक का, क्या, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पर भी एक सवाल देखते हैं, तो ये साथ के साथ समझ में आ जाएगा। वो कैसे, यदि किसी धातु की गेंद जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन 3.03 सेंटीमीटर क्यूब है, हो जाता है। धातु का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करो। तो सवाल क्या बना, यदि किसी धातु की गेंद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन 3.03 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, धातु का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करो। अब फॉर्मूला वही है, गामा इज इक्वल टू, जिसको अभी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर 0.03, क्योंकि वृद्धि कितनी हुई है, 3 था पहले आयतन, फिर हो गया 3.03, तो वृद्धि तो ये हुई, और प्रारंभिक आयतन 3 है ही, और डेल्टा टी वृद्धि कितनी हुई है, 0 से 50 हुआ, तो 50 में से 0 घटाएंगे तो भी 50 ही तो बचेगा, 50 यहाँ लिख दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 बढ़ा लोगे, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 3 इंटू 5, और ये 3 0 हो गए, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे 50 में, 3 से ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा 1/, इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणा 10 पे घात -3, क्योंकि 3 0 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, फिर 10 का नीचे गुणा और 10 का ऊपर गुणा, तो 10/5, और ये गुणा हो जाएगा 10 पे घात -4, ये 10, 5 दूनी 10, 2 गुणा 10 पे घात -4 डिग्री, यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। तो ये निकला क्या, आयतन प्रसार गुणांक। अभी इससे पहले देखा हमने रेखीय प्रसार गुणांक, दोनों देख ली। अब तीसरा देखते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।
ठोस का क्षेत्रीय प्रसार। अब यहाँ जैसे अभी रेखीय प्रसार हुआ तो उस लंबाई में वृद्धि हुई, आयतन प्रसार हुआ आयतन में वृद्धि हुई, और जब ये क्षेत्रीय पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए एक टीन है और उसमें अगर ऊष्मा का प्रसार होता है तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, और क्षेत्रफल निकालते ही ऐसे है, उसका फॉर्मूला होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों में क्या होती है वृद्धि। अब इसका भी सूत्र क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको बीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है ये क्षेत्रफल में वृद्धि, ये हो गया ए प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ये ताप में वृद्धि है। ठीक है भाई, ये उसी प्रकार से। तो यहाँ हमने तीनों प्रसार देखे ठोस के, एक तो देखा रेखीय, दूसरा आयतन और तीसरा क्षेत्रीय। अब इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, ठोस के तीनों प्रसार गुणांकों के बीच संबंध वो क्या है, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इजिकल टू 1 रेशो 2 और रेशो 3। ये इसका तीनों के बीच में ये संबंध है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए, एक धात्वीय क्षण की लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मीटर, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर 4.01 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4.01 मीटर हो जाती है। धात्वीय क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पहले पूछा है रेखीय प्रसार गुणांक, और जब रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, अभी बताया है मैंने। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा एल की जगह वृद्धि कितनी होती है, 4 मीटर से ये हो जाता है 4.01, तो जाहिर सी बात है 0.01 वृद्धि हो गई। प्रारंभिक लंबाई 4 दी हुई है, और वृद्धि टेम्परेचर में कितनी हुई, 0 से 100, तो पूरा का पूरा 100 ही हो गया ये तो, इंटू 100, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब ये क्या हो गया, 1/4 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, तो ज़रूरत भी नहीं है मल्टीप्लाई करने की, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1/4 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 इंटू 10 टू दी पावर -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकला। अब चूंकि यहाँ पूछा है आयतन प्रसार गुणांक, तो आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू अल्फा, ये दिया हुआ है।
यहाँ पर बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसके बीच में जो संबंध है वो क्या है। तो यहाँ गामा इजिकल टू क्या लिखना है हमको, 3 इंटू एल्फा, और ये हो गया 3 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि अभी हमने निकाला ये रेखीय प्रसार गुणांक, कितना निकाला 0.25। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75, 25 या 75 होता है, इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो गया। तो तीनों हमने देखे, रेखीय प्रसार गुणांक देखा, आयतन प्रसार गुणांक देखा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक देखा, उनसे संबंधित जो प्रश्न है न्यूमेरिकल है वो बना, वो भी देखा। अब इससे आगे का पॉइंट देखते हैं, वो है तापमापन। अब आगे हमको समझना है तापमापन। तापमापन जिस यंत्र से ताप मापते हैं उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। जिस यंत्र से ताप मापते हैं उसको क्या कहेंगे, थर्मामीटर या तापमापी। अब ताप को नापने के लिए हमारे पास पहला पैमाना सेल्सियस, दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट और तीसरा पैमाना है केल्विन या परम ताप। यानी ताप को हम मापेंगे तो कितने, 3 तरीके से, या तो सेल्सियस में एक पैमाना है हमारे पास, सेल्सियस में मापेंगे, और सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं भाई, सेंटीग्रेड। तो या तो इसमें नापेंगे या फ़ारेनहाइट में नापेंगे या केल्विन में, और जिसको हम परम ताप भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे तापमापी हो गए, यानी मापने के जो तरीके हैं वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। ये हमारे 3 टाइप। अब इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है भाई, इसके आगे अब देखते हैं, इससे आगे अब अगला देखते हैं। पहले नंबर पर लेते हैं सेल्सियस पैमाना। अब ये सेल्सियस पैमाना क्या है, इसे स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस, स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में बनाया था। सेल्सियस पैमाना इसे स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 में बनाया था। इसमें 0 से 100 तक बराबर भागों में खाने बने हुए हैं। सेल्सियस पैमाने में कितने खाने बने हैं, 0 से लेकर 100 तक, और प्रत्येक खाने को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। यानी प्रत्येक जो भाग है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से लेकर 100 तक खाने बने हुए हैं। अब दूसरे नंबर का है फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट पैमाना। अब इसमें क्या है, इसे जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने 1710 ईस्वी में बनाया था। इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री तथा वाष्प बिंदु 212 डिग्री, अर्थात 180 बराबर भागों में कह लो जो या खाने में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पैमाने दिए हुए हैं, एक सेल्सियस पैमाना और एक फ़ारेनहाइट पैमाने। सेल्सियस वाले में 0 से लेकर 100 तक खाने बने हैं, तो इसका हिमांक जो है यानी हिमांक बिंदु जो है वो है 0 और वाष्प बिंदु 100, यानी 0 डिग्री पर जम जाएगा और 100 डिग्री पर उबलने लग जाएगा, मतलब वाष्प बन जाएगा। इसी प्रकार से ये फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री ये जो है इसका हिमांक बिंदु और 212 इसका वाष्प बिंदु, कुल 180 बराबर खाने इसमें है, इसमें 100 खाने हैं। इसको बनाया फ़ारेनहाइट ने 1710 में और सेल्सियस को बनाया 1742 में स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने, और ये कहाँ का है, जर्मनी का वैज्ञानिक, और इसने अपने ही नाम पर इसका पैमाने का नाम रख दिया, क्योंकि इसका नाम ही फ़ारेनहाइट है, वहाँ भी नाम सेल्सियस है, अपने नाम के ऊपर ही रख दिया। अब तीसरा पैमाना और देखते हैं। तीसरा पैमाना है केल्विन। तीसरा है केल्विन पैमाना। अब ये इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने 1852 में बनाया था। हिमांक बिंदु 273 केल्विन तथा वाष्प बिंदु 373 केल्विन, अर्थात 100 बराबर भाग, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो ये तो बात रही केल्विन पैमाने की। अब यहाँ हमने तीनों पैमाने देखे, सेल्सियस देखा, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन की जो खोज की है वो लॉर्ड केल्विन है 1852 में, ठीक है। हिमांक बिंदु इसका 273 है और वाष्प बिंदु जो है वो 373 केल्विन है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसमें एक फॉर्मूला है C/5 = F-32/9। ये इसका एक फॉर्मूला है, और इस पर एक सवाल देखते हैं। क्या किसी वस्तु का ताप सेल्सियस थर्मामीटर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है
तो फ़ारेनहाइट स्केल पर इसका ताप कितना होगा। क्या दिया है, किसी वस्तु का ताप सेल्सियस थर्मामीटर पर 40 डिग्री है ना सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट पर पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले पर जो ये दिया हुआ है इसी फॉर्मूले पर निकालेंगे। तो हमको C के स्थान पर क्या लिख देना है, 40/5 F - 32/9। 5 से जब इसका भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 गुणा 9 ये हो जाएगा, 9 का इधर 8 में गुणा हो जाएगा, और F - 32, 9 अट्ठे कितना हो गया 72। अब ये 32 इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा F, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आया निकल कर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो उसको जब फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापेंगे तो कितना होगा 104। अब इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट कोई वैल्यू दी होती है और उसको सेल्सियस में पूछा जाता, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो सेंटीग्रेड में निकल आएगा, आपका सेल्सियस में निकल आएगा। तो इस रिलेशन से संबंधित परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा ही जाता है कि कोई वैल्यू दी है सेंटीग्रेड में, उसे फ़ारेनहाइट में पूछेंगे, या फ़ारेनहाइट में दी है तो सेंटीग्रेड में पूछेंगे। तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब अगला एक सवाल और देखते हैं जो केल्विन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये -73 डिग्री सेंटीग्रेड को का मान, -73 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा। अब ये सवाल है, तो केल्विन = C + 273, बस याद रखना है आपको ये। के से यहाँ मतलब है केल्विन, C से मतलब है सेल्सियस, और उसमें 273। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो -73 + 273, ये वैल्यू यहाँ पर C की रख दी, इसमें ये जोड़ दिया तो कितना आएगा 200। के की वैल्यू कितनी आई 200, तो आंसर आपका 200 केल्विन हो गया, ये आंसर हो गया। अगर आपका सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो C/5 F - 32/9 वाला फॉर्मूला, और यदि सेंटीग्रेड को केल्विन में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, इसको याद रखेंगे। तो तीनों आपको जो संबंध है कौन से वाले, एक तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों हमने आज समझे, इनके बीच में रिलेशन। और कल हमारी चर्चा जो होनी है वो ऊष्मा की मात्रक पर चर्चा होगी और विशिष्ट ऊष्मा इसके संबंध में, और ऊष्मा का संवहन संचरण इस पर चर्चा होनी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।